कहानी की शुरुआत एक ऐसे मोड़ से होती है जहां शिदय नाम की महिला अपनी दवाइयों और डॉक्टर बनने के सपने को छोड़ने के बाद एक नए जीवन की शुरुआत करने का प्रयास कर रही है। शिदय ने अपनी पढ़ाई राजनीति और पारिवारिक दबाव के चलते छोड़ दी थी और अब उसे अपने सपने को फिर से पूरा करने का अवसर नहीं मिलता। एक बार फिर वह अपने परिवार के साथ एक पुराने अपार्टमेंट में लौटती है जहां से कई रहस्यमय घटनाएं शुरू होती हैं। इन घटनाओं के बीच एक सच्चाई उभरती है। क्या शिदय और उसकी बेटी डोरसा जिन जैसी प्रेतात्माओं से जूझ रहे हैं? कहानी का हर मोड़ आपको एक नई रहस्यपूर्ण दिशा में ले जाता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। कहानी की शुरुआत में शिदय नाम की एक महिला को दिखाया गया है जो एक मेडिकल कॉलेज के डीन से बातचीत कर रही है। शिदय ने राजनीतिक अस्थिरता और अपनी शादी के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। अब वह अपना करियर फिर से शुरू करना चाहती है ताकि डॉक्टर बनने के अपने आजीवन सपने को पूरा कर सके। हालांकि डीन स्पष्ट कर देते हैं कि शिदय का कॉलेज में दाखिला लेना अब संभव नहीं है क्योंकि वह पहले छात्र जीवन में राजनीतिक रैलियों में सक्रिय भागीदारी करती थी। शिदय अपने अपार्टमेंट लौटती है जहां वह कई अन्य परिवारों के साथ रहती है। उसने अपनी बेटी डोरसा को नीचे के पड़ोसी फकुर के पास छोड़ा था। जब वह अपनी बेटी को लेने जाती है तो बूढ़ी महिला देखती है कि शिदय भावुक है। फकुर उसे गले लगाती है और समझाती हैं कि वह खुद को इतना परेशान न करे। उसी शाम शिदय अपना सारा किताबों को प्लास्टिक की थैली में रख देती है। अब वह उन किताबों को देखना भी नहीं चाहती क्योंकि उसे लगता है कि डॉक्टर बनने का उसका सपना कभी पूरा नहीं हो सकेगा। इन किताबों में एक फिजियोलॉजी की किताब भी है जिसे शिदय की मां ने उसे मेडिकल स्कूल में दाखिले के समय दिया था। उस किताब के पहले पन्ने पर उसकी मां का प्रोत्साहन भरा संदेश लिखा हुआ है। शिदय उस पुस्तक को अपने बिस्तर के पास दराज में बंद कर देती है और चाबी अलमारी के ऊपर रख देती है। कुछ देर बाद उसका पति इराज, जो खुद एक डॉक्टर है और शिदय का मेडिकल स्कूल का दोस्त भी था, काम से लौटता है। शिदय उसे अपनी दिन भर की बात बताती है, हालांकि वह अपने आंसुओं को मुश्किल से रोक पाती है। इराज उसकी बातों से सहानुभूति रखता है, लेकिन यह भी कहता है कि यदि वह अपनी पढ़ाई जारी नहीं करती है तो यह उनके परिवार के लिए बेहतर होगा। इराज की यह बात शिदय को गुस्सा दिलाती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह सके, बाहर जोर से सायरन बजने लगते हैं। ये सायरन हवाई हमले की चेतावनी देते हैं, जिससे सभी लोग पास के सुरक्षित स्थान की ओर भागते हैं। कुछ ही देर में शिदय और उसका परिवार इमारत के भूमिगत बंकर में पहुंच जाते हैं। उनकी बेटी डोरसा अपनी पसंदीदा गुड़िया किमिया को लेकर जाती है। बंकर में वह अन्य बच्चों के साथ मिलती है और अपनी उम्र के एक लड़के से कुछ फुसफुसाती है। लड़का उसे एक छोटी गेंद जैसी चीज देता है। शिदय ये सब देखती है और फकुर से पूछती है कि वह लड़का कौन है। बूढ़ी महिला बताती है कि वह मकान मालिक का भतीजा है जो कुछ दिन पहले ही यहाँ आया है। अगली सुबह शिदय अपने पति और बेटी को खाने के टेबल पर बातचीत करते हुए देखती है। छोटी बच्ची डोरसा कहती है कि उसने रात को किसी को घर में चलते हुए सुना और सोचा कि यह एक जिन यानी बुरी आत्मा थी। शिदय अपनी बेटी को सांत्वना देती है और समझाती है कि ऐसी चीजें केवल कहानियों में होती हैं। वह उसे आश्वस्त करने के लिए कहती है कि उसकी गुड़िया किमिया रात के समय उसकी देखभाल करेगी। इस दौरान शिदय देखती है कि इराज के हाथ में एक पत्र है। वह उससे पूछती है कि यह क्या है। इराज बताता है कि यह सरकार से आया पत्र है जिसमें उसे युद्ध की अग्रिम पंक्ति में तैनात होने का आदेश दिया गया है। वह शिदय को सुझाव देता है कि उसकी अनुपस्थिति में वह डोरसा को अपनी मां के घर ले जाए। वह समझाता है कि देश का उत्तरी भाग अपेक्षाकृत सुरक्षित है, लेकिन शिदय, जो अभी भी इराज की अपनी पढ़ाई के बारे में की गई बातों पर गुस्सा है, कहती है कि वह अपनी बेटी की देखभाल करने में सक्षम है। शाम को इराज अपनी अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए रवाना हो जाता है और परिवार को अलविदा कहता है। अब शिदय और डोरसा अपने अपार्टमेंट में अकेले रह जाते हैं। अगली सुबह डोरसा शिदय से पूछती है कि क्या वह रात को उसके साथ सो सकती है। शिदय देखती है कि डोरसा असामान्य रूप से चिंतित है। वह उससे पूछती है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। डोरसा बताती है कि वह जिनसे डरती है, इसीलिए वह ठीक से सो नहीं पा रही है। शिदय उसे समझाने की कोशिश करती है कि जिन केवल काल्पनिक कहानियां हैं, लेकिन डोरसा कहती है कि मेहदी नाम के लड़के ने उसे बताया था कि जिन असली होते हैं और निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह सुनकर शिदय को याद आता है कि मेहदी वह लड़का है जिसे उसने कुछ दिन पहले बंकर में देखा था। वह मकान मालिक के घर जाती है जहां उसकी पत्नी इब्राहिमी उसका स्वागत करती है। इब्राहिमी बताती हैं कि मेहदी ने डोरसा को डरावनी कहानियां सुनाई थीं
जिससे बच्ची को बुरे सपने आने लगे। हालांकि वह यह भी कहती हैं कि डोरसा शायद गलत फहमी में है, क्योंकि मेहदी महीनों पहले ही मूक हो चुका है। उसके माता पिता युद्ध में मारे गए थे और तब से उसने एक शब्द भी नहीं बोला। यह सुनकर शिदय हैरान रह जाती है। वह अपने अपार्टमेंट लौटती है और डोरसा के साथ खेलती है। तभी फोन की घंटी बजती है। शिदय जल्दी से फोन उठाती है और राहत की सांस लेती है जब उसे दूसरी तरफ से इराज की आवाज सुनाई देती है। इराज बताता है कि फ्रंटलाइन पर हालात कठिन हैं, लेकिन वह ठीक है। वह एक बार फिर शिदय से कहता है कि वह डोरसा को लेकर अपने माता पिता के घर चली जाए। फोन कॉल खत्म होने के बाद शिदय रेडियो पर खबर सुनती है। उसे पता चलता है कि तेहरान पर संभावित मिसाइल हमलों की अफवाहें फैली हैं। हालांकि वह अफवाहों के आधार पर अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है। इस बीच डोरसा बिना किसी चिंता के खेल में व्यस्त रहती है, लेकिन शिदय अपनी बेटी की लगातार बदलती मानसिक स्थिति से परेशान है। शिदय शुरू में डोरसा की लगातार जिद को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन जब बच्ची उसे परेशान करती रहती है तो उसका धैर्य टूट जाता है। वह गुस्से में डोरसा की गुड़िया को फेंक देती है और उसे डांटती है। हालांकि जल्द ही उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वह डोरसा को एक सेब देती है। अपनी गलती का एहसास करते हुए उसे शांत करने की कोशिश करती है। माँ और बेटी दोपहर का खाना खाने की तैयारी कर रही होती हैं। तभी अचानक पूरी इमारत हिलने लगती है। चिंतित शिदय जल्दी से डोरसा से कहती है कि वह उसके पीछे आए और खुद सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ती है। डोरसा पहले उसकी बात मानती है, लेकिन फिर वह अपनी गुड़िया किमिया को लिविंग रूम में भूलने का एहसास होने पर उसे लेने के लिए वापस चली जाती है। कुछ ही सेकंड बाद शिदय को महसूस होता है कि डोरसा उसके साथ नहीं है। वह घबराकर अपने अपार्टमेंट में वापस भागती है और लिविंग रूम में डोरसा को बेहोश पाती है। शिदय जल्दी से डोरसा की नब्ज जांचती है और राहत की सांस लेती है जब उसे पता चलता है कि बच्ची जिंदा है। कुछ ही देर में डोरसा होश में आ जाती है, लेकिन बेकाबू होकर रोने लगती है। वह अपनी मां से कुछ कहने की कोशिश करती है। तभी उनके ऊपर के पड़ोसी नूर अंदर घुसते हैं। नूर बताता है कि इमारत पर मिसाइल गिरी है और उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वह शिदय से मदद की गुहार लगाता है, क्योंकि उसे पता है कि शिदय एक समय में मेडिकल स्टूडेंट थी। दृश्य बदलता है और शिदय नूर के पिता को सीपीआर देती दिखती है। वह उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अंततः बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। बाद में ईरानी अधिकारी इमारत की छत से गिरी हुई मिसाइल के बाहरी हिस्से को निकालते हैं। शिदय अपनी पड़ोसी फकुर के सामने अपना अपराध बोध व्यक्त करती है कि वह बूढ़े आदमी को नहीं बचा सकी। जब शिदय अपने घर वापस जाती है तो वह देखती है कि उसके अपार्टमेंट की छत में भी दरार आ गई है। वह सोच रही होती है कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। तभी डोरसा उसकी बांह खींचती है। डोरसा उसे अपने कमरे में ले जाती है और कहती है कि उसकी गुड़िया किमिया गायब हो गई है। डोरसा बताती है कि जब मिसाइल इमारत से टकराई तो एक जिन ने उसकी गुड़िया को छिपा दिया। शिदय उसे एक बार फिर समझाने की कोशिश करती है कि जिन जैसी चीजें असली नहीं होती। वह डोरसा को अपनी बाहों में पकड़ती है और देखती है कि बच्ची को बुखार हो रहा है। वह उसे बिस्तर पर सुला देती है और उस रात पूरे अपार्टमेंट की सफाई शुरू कर देती है। रात के दौरान शिदय को लगता है कि डोरसा कमरे में नहीं है। वह आवाज सुनकर अगले कमरे में जाती है और देखती है कि डोरसा दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है। डोरसा घबराई हुई चिल्ला रही है कि छत की दरार से एक जिन आया और उसकी गुड़िया को ऊपर ले गया। शिदय जल्दी से अपनी बेटी को पकड़ती है और उसे बेडरूम में वापस ले आती है, दिल में डर और दिमाग में सवालों का तूफान लिए। अगली सुबह शिदय की जिंदगी में और भी अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। वह अपनी पसंदीदा VHS टेप को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं मिलती। इसके अलावा उसे अपनी खोज में ज्यादा समय नहीं मिल पाता, क्योंकि ऊपर के पड़ोसी उसे मिलने आते हैं। वे न तो शिदय का धन्यवाद करते हैं और न ही अपने पिता के अंतिम क्षणों को याद करते हैं। वे बताते हैं कि मिसाइल गिरने के ठीक बाद का समय उनके लिए सामान्य था और बूढ़ा आदमी पूरी तरह से ठीक था। वह उनके साथ सामान्य रूप से बात कर रहा था, लेकिन फिर वह एक गिलास पानी लेने रसोई में गई। जब वह वापस आई तो उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था, जैसे उसने कुछ अलौकिक देख लिया हो। इसके कुछ ही समय बाद वह फर्श पर गिरकर मर जाता है। शिदय सोचती है कि शायद उस आदमी को मिसाइल के गिरने का सदमा दिल का दौरा दिला गया, लेकिन वह इस घटना से परेशान है और सोचती है कि शायद कुछ और है। उस रात शिदय को एक और बुरा सपना आता है। इस बार वह अपने पति की छाया को अपने बगल में बिस्तर पर लेटे हुए देखती है। वह शिदय का गला घोंटने की कोशिश करता है और कहता है कि वह डोरसा को लेने आया है। शिदय किसी तरह अपनी पकड़ से मुक्त हो जाती है, लेकिन वह डर से कांप रही होती है। वह मदद के लिए चिल्लाती है और मिस्टर और मिसेस फर उसे सुनने के लिए आते हैं।
वे उसके बेडरूम और बिस्तर के नीचे भी जांच करते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। शिदय पर यह घटना गहरा असर डालती है, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रहती है कि जो कुछ भी उसने देखा वह वास्तविक था। कुछ दिनों बाद शिदय अपनी रसोई में व्यस्त होती है और बचा हुआ खाना डस्टबिन में फेंकने जा रही होती है, जब उसकी नजर अचानक अपनी पसंदीदा VHS टेप पर पड़ती है, जो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। वह समझ जाती है कि यह शायद डोरसा ने किया है। शिदय लिविंग रूम में जाती है और डोरसा को देखती है, लेकिन बच्चा चुपके से बाहर भाग चुका होता है। घबराई हुई शिदय बाहर दौड़ती है और देखती है कि डोरसा उनके ऊपर के पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। वह जल्दी से अपनी बेटी को पकड़कर वापस कमरे में ले आती है। हालांकि डोरसा चिल्लाती रहती है कि जिन ने उसकी गुड़िया को उस अपार्टमेंट के अंदर ले लिया है। शिदय अपनी बेटी को बेडरूम में सुला देती है और फिर इब्राहिम से मिलने जाती है। वह मकान मालिक को इस महीने का किराया देती है और डोरसा के बारे में बात करने लगती है। इब्राहिम, जो एक धार्मिक महिला है, कहती हैं कि डोरसा पर शायद किसी जिन का कब्जा हो गया है। उनका कहना है कि बुरी आत्माएं हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती हैं और जब तक उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल जाता जो उन्हें अपने कब्जे में कर सके, वे किसी न किसी को परेशान करती रहती हैं। शिदय को अब यह महसूस होने लगता है कि मकान मालकिन ने सच में डोरसा को उन दरवाजों के सामने सुना था, और वह स्पष्ट करती है कि उसकी बेटी बुखार से बेहोश है और सोचती है कि उसकी पसंदीदा गुड़िया किमिया ऊपर चली गई है। इब्राहिम ने उसे बताया कि यदि जिन किसी का कीमती सामान ले लेता है तो वह व्यक्ति जीवन भर के लिए चिह्नित हो जाता है। अगर खोया हुआ सामान जल्दी से नहीं मिल जाता तो ये बुरी आत्माएं हमेशा उनका पीछा करती रहती हैं। यह शिदय और डोरसा के लिए मुसीबत की शुरुआत है। अगले कुछ दिनों में अपार्टमेंट परिसर के अन्य किराएदार एक एक करके चले जाते हैं। वे पेरिस चले जाते हैं, जहां उनका बेटा एक निजी बैंक में काम करता है, और मकान मालिक भी अपने परिवार के साथ अपने बेटे के पास जाने का फैसला करते हैं। अब शिदय और डोरसा इमारत में अकेले रह जाते हैं। शिदय पहले घर छोड़ने के खिलाफ थीं, लेकिन अब जब सभी लोग जा चुके हैं, उनका मन बदल जाता है। वे फैसला करती हैं कि वे घर छोड़कर देश के उत्तर की ओर जाएंगी, जहां यह अपेक्षाकृत सुरक्षित है। लेकिन डोरसा जोर देकर कहती है कि वे तब तक नहीं जा सकती जब तक वह अपनी गुड़िया किमिया को नहीं ढूंढ लेती। वह कहती है कि अगर गुड़िया नहीं मिली तो वह हमेशा बीमार रहेगी। शिदय अंततः सहमत हो जाती हैं कि वे तब तक नहीं जाएंगी जब तक डोरसा अपनी गुड़िया नहीं ढूंढ लेती। वे गुड़िया को ढूंढने के लिए घर भर में हर जगह खोजने लगती हैं और शिदय अपनी बेटी पर गुस्से में भी चिल्लाती हैं। कुछ समय बाद शिदय अपने बेड साइड दराज की चाबी पकड़ती है और उसे खोलती है, जहां उन्होंने अपनी मां से प्राप्त की हुई फिजियोलॉजी की किताब रखी थी। यह देखकर शिदय को कुछ राहत मिलती है कि किताब वहीं है, लेकिन गुड़िया कहीं नहीं मिलती। उस रात मां और बेटी पहली बार वर्षों में एक ही बिस्तर पर सोती हैं। लेकिन रात में शिदय एक अजीब प्रेत को देखकर जाग जाती हैं, जो बेडरूम के दरवाजे से उन्हें घूर रहा होता है। वह डर के मारे भागती हैं और उस अजीब आकृति का पीछा करती हैं, लेकिन वह आकृति उनके लिविंग रूम की छत में एक दरार से भाग जाती है। यह घटना शिदय को यह एहसास कराती है कि उन्हें एक जिन द्वारा प्रेतवाधित किया जा रहा है। अगले दिन वह लिविंग रूम की छत की दरार को टेप से बंद करने की कोशिश करती हैं और फिर पूरे घर को उलट पुलट कर देती हैं, लेकिन किमिया कहीं भी नहीं मिलती। शिदय की हताशा बढ़ जाती है और वह अपनी बेटी पर चिल्लाती है और गुस्से में उसे थप्पड़ भी मार देती है। छोटा बच्ची अपनी मां के हाथ को काटती है और दोनों के बीच थोड़ी हाथापाई होती है। यह संघर्ष तब रुकता है जब अचानक पूरा घर फिर से हिल जाता है। वे निश्चित नहीं होती कि यह बमबारी के कारण था या जिन के कारण। शिदय इमारत की छत पर जाकर देखती हैं, जहां मिसाइल ने एक बड़ा छेद छोड़ा था। शिदय उस बड़े छेद से अपार्टमेंट में झांकती है, जहां नूर रहा करता था, और एक भयानक दृश्य देखती है। उसकी प्रिय फिजियोलॉजी पुस्तक फर्श पर पड़ी होती है। शिदय तुरंत वापस आती है और अपने घर जाती है। जैसे ही वह अपने बेड साइड लॉकर को खोलती है, उसे आश्चर्य होता है कि किताब गायब हो गई है और उसकी जगह पर गुड़िया का क्षत विक्षत शरीर रखा होता है। डोरसा यह देखती है और गुस्से में अपनी मां से कहती है, लेकिन शिदय हिम्मत से उसे सांत्वना देती है। वह कहती है कि वह सब कुछ ठीक कर देगी और फिर गुड़िया को टेप से जोड़ देती है। मां और बेटी एक दूसरे को गले लगाती हैं। तभी अचानक हवाई हमले के सायरन बजने लगते हैं। दोनों जल्दी से अपना सामान पैक करती हैं, जिसमें डू भी शामिल होता है, और नीचे बंकर की ओर जाती हैं। अचानक जिन द्वारा उन पर हमला किया जाता है, जो अब फारसी में चादर के रूप में दिखाई देता है। शिदय अपनी बेटी को चादर के नीचे से खींचने की पूरी कोशिश करती है और आखिरकार ऐसा करने में सफल हो जाती है। डोरसा सुरक्षित रूप से सीढ़ियों तक पहुंच जाती है, लेकिन शिदय जमीन में फंस जाती है, जो धीरे धीरे उसे निगलने लगती है।
सब कुछ सुरक्षित प्रतीत होता है जब तक बहादुर बच्चा अपनी छोटी बाहों को फैलाकर अपनी मां को सुरक्षित बाहर खींच नहीं लेता। मां और बेटी की जोड़ी आखिरकार अपनी कार में बैठकर इस प्रेतवाधित अपार्टमेंट परिसर से बच निकलती है। हालांकि जैसे ही कैमरा अंदर लौटता है, हम देखते हैं कि किमिया का सिर और शिदाई की फिजियोलॉजी पुस्तक अभी भी इमारत में पड़ी है। यह संकेत देते हुए कि चाहे वे कहीं भी जाएं, वे अभी भी जिन द्वारा प्रेतवाधित हो सकते हैं। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।